हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वंडरफुल सेशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस टॉपिक में बेसिकली या इस सेशन में हम देखने वाले हैं सैटेलाइट मोशन के बारे में। एंड सैटेलाइट मोशन विल बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का ये लास्ट सेशन है जिसमें हम सैटेलाइट मोशन के बारे में कहानी देखेंगे। अब जब बात सैटेलाइट का आता है सो सैटेलाइट बेसिकली हमारे पास दो तरह के हैं, यानी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट यदि हम बात करें सबसे पहले सो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट दो तरह के हैं सर। एक है हमारा जिसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा है मैन-मेड या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। पहला जो है दैट इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। नाम क्या है सर इसका? नेचुरल। नेचुरल जो मतलब पहले से है, ओके मतलब उसको हमने आपने नहीं बनाया, नेचुरल सैटेलाइट। और दूसरा जो है दैट इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो नेक्स्ट सैटेलाइट विच वी हैव दैट इज अ आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। सो सेकेंड टाइप ऑफ सैटेलाइट विच वी हैव दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो दो तरह के सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो उसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। अब नेचुरल सैटेलाइट में जैसे मान लेते हैं कि अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में सन के चारों तरफ मान लो अर्थ रोटेट कर रहा है या अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है। सो वी हैव द अर्थ एट द सेंटर पे ये हमारा अर्थ है और मून जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये हमारा आपका हो गया मून। ओके, सो अर्थ और मून सिस्टम है बेसिकली। सो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में यदि रोटेट कर रहा है या घूम रहा है या रिवॉल्व कर रहा है कौन? मून। तो मून हो गया एक नेचुरल सैटेलाइट। उसको हमने या आपने नहीं बनाया, वो पहले से ही ऑलरेडी ऊपर वाले ने बनाया है। ओके, तो वो हो गया कौन सा सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की यदि बात करें तो जो हमने लॉन्च करते हैं किसी भी सैटेलाइट को, चाहे वो मिलिट्री सैटेलाइट हो, नेविगेशन सैटेलाइट हो, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट हो, रिसोर्स मैनेजमेंट सैटेलाइट हो, तो अलग अलग पर्पज से बेसिकली हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर जीपीएस वगैरह जो चलाते हैं तो वो भी सैटेलाइट ट्रैक आपको जो दिखाता है। तो उस पर्पज़ यानी अलग अलग पर्पज़ के लिए जो हम अर्थ से लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को, वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मैन-मेड सैटेलाइट भी कई बार इसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हमने ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया और इस तरह से हम बार बार सैटेलाइट को बनाएंगे। तो सैटेलाइट में ये एंटीना वगैरह होता है। ये सारी कहानी एंटीना, सैटेलाइट, ये सारा एक बार और आएगा जब क्लास 12th में हम सैटेलाइट में कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्पेस कम्युनिकेशन में ये सैटेलाइट हेल्प करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सैटेलाइट तक जाता है और सैटेलाइट से सिग्नल हमारे पास आता है रडार सिस्टम वगैरह में। तो ये दो तरह के सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम जो फार्मूले डिराइव करेंगे दोज फार्मूला इज वैलिड फॉर बोथ, यानी जो भी फार्मूले हम डिराइव करेंगे वो नेचुरल के लिए भी और साथ ही साथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट दोनों के लिए ही वैलिड रहेगा। ओके, बट हम जब डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन के समय इस ऑर्बिट को हम इलिप्टिकल ना कंसिडर करके सर्कुलर कंसिडर करेंगे। और इसका रीज़न भी हमने आपको बताया था कि ये जो इलिप्स होता है दिस इज ऑलमोस्ट सर्कल। मतलब एक्चुअल में यदि देखा जाए, जैसे मान लो अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, तो वो जो ऑर्बिट है दैट इज नॉट कंप्लीटली बोल सकते हैं कि सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल ही है, बट इलिप्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बहुत ही कम होता है। अर्थ सन के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में घूमता है उसका इसेंट्रिसिटी होता है 0.017, जो कि बहुत ही कम है, यानी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। और जब भी इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाए तो ऐसे केस में इलिप्स जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इलिप्टिकल तो है ऑर्बिट बट इलिप्स उतना ज़्यादा, या हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सर्कुलर है, इसलिए सारे डेरिवेशन में हम सर्कुलर ऑर्बिट को कंसिडर करेंगे। एंड कंसिडरिंग द ऑर्बिट टू बी द सर्कुलर विल डिराइव ऑल द फार्मूला। तो एक एक करके फार्मूले डिराइव करते हैं रिलेटेड टू द सैटेलाइट मोशन। तो सबसे पहला जो हम फार्मूला डिराइव करेंगे वो ये है कि हम किस वेलोसिटी से सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में घूमता है उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम डिराइव करने वाले हैं फार्मूला जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है उसी वेलोसिटी का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसका सिंबल है V0।
ओ का मतलब हो गया वी, ओ का मतलब ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट कितने वेलोसिटी से घूम रहा है, बेसिकली वही हमें डिराइव करना है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि देयर इज अ सन ओवर हियर, ये यहाँ पे मान लो या अर्थ है, ये अभी के लिए अर्थ मान लिया, और अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट मतलब अभी के लिए फिर से मून जो है वो रोटेट कर रहा है। सो लेट अस कंसिडर दिस इज द ऑर्बिट इन विच द मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। ओके, तो यहाँ पे ये इसको हमने अर्थ मान लिया, और अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहे हैं जो प्लैनेट, दैट इज आवर मून। तो ये मून हो सकता है या यहाँ पे कोई दूसरा सैटेलाइट भी हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सो दिस इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये जिस वेलोसिटी से ऑर्बिट में घूमेगा दैट वेलोसिटी इज बेसिकली नॉन एज व्हाट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, अभी के लिए जो हमने अर्थ यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा इसको जूम करके भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट मी ड्रॉ द अर्थ अगेन, ताकि ऑर्बिट को आप अच्छी तरह से समझ सकें। अभी के लिए मान लेते हैं कि अर्थ के चारों तरफ जो ऑर्बिट है वो अर्थ का शेप इतना बड़ा है, और जिस ऑर्बिट में ये प्लैनेट घूम रहे हैं, द ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज बेसिकली मूविंग, वो वाला ऑर्बिट का हाइट मान लेंगे, इसलिए हमने इतना बड़ा ले लिया। तो मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, और अर्थ का सेंटर समवेयर यहाँ पे है, और रेडियस तो आपको अर्थ का पता ही है, दैट इज कैपिटल आर। तो रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज ऑलवेज टेकन एज कैपिटल आर। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर ले लेते हैं एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, और अर्थ का जो मास है वो मान लेते हैं कैपिटल एम है, और ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, यानी यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं उस ऑर्बिट का रेडियस है स्मॉल आर। और हाइट भी मान सकते हैं आप। सो लेट्स कंसिडर द हाइट ऑफ द ऑर्बिट, यानी ये जो है दिस इज नॉन एज हाइट ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का हाइट है अर्थ के सरफेस से, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल h से। सो दिस इज हाइट ऑफ द ऑर्बिट। ओके, h है। अब यदि रिलेशन देखें स्मॉल r और कैपिटल R में, तो हम बोल सकते हैं r प्लस h दैट इज इक्वल टू द रेडियस, यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो ये हमारा सिचुएशन है यहाँ पे, और सैटेलाइट जो है ये इस ऑर्बिट में अभी के लिए रिवॉल्व कर रहे हैं, और जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा दैट वेलोसिटी इज नॉन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होते हैं वो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो स्पीड दैट मस्ट बी टेंजेंशियल टू द पाथ, यानी पाथ के हमेशा परपेंडिकुलर ना होकर मतलब पाथ के टेंजेंट के क्रॉस होगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कल में घूम रहा है तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी क्या होता है या स्पीड क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट होता है। अब इस पे यदि हम फोर्स बैलेंस करने की बात करें, यानी नेट फोर्स को क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस करेंगे, और वहां से हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल जाएगा। तो कोई भी सैटेलाइट यदि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर दो फोर्सेस लग रहा है। अर्थ जो है सेंटर के तरफ इसको अपने सेंटर के तरफ इधर खींच रहा है, सो अर्थ विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस सैटेलाइट, और इसी फोर्स की वजह से ये अर्थ को छोड़ के वापस यानी कहीं स्पेस में नहीं जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या किया, सैटेलाइट को पकड़ के रखा है, और सर्कल में घूमने से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सो आउटसाइड द सर्कल वी हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो FC से लिख रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर में है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, और इसी फोर्स के बैलेंस होने की वजह से क्या होने वाला है यहाँ पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला निकल जाएगा। यानी अंदर में ग्रेविटेशनल है और बाहर में सेंट्रीफ्यूगल है, और ये फोर्स हमेशा ऑर्बिट में बैलेंस्ड रहता है, यानी नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। मान लेते हैं ऑर्बिटल में जो सैटेलाइट या ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका मास स्मॉल m है और अर्थ का मास है कैपिटल M। तो अभी के लिए यदि हम दोनों फॉर्मूले को बैलेंस करें या दोनों फोर्स को बैलेंस करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऑब्वियसली mv²/r लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द सैटेलाइट, वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है, डिवाइड बाय ऑर्बिट का रेडियस यानी स्मॉल r। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, तो Gm1m2/r², वही फॉर्मूला यूज करना है। m1 का मतलब अर्थ का मास, m2 का मतलब सैटेलाइट का मास, एंड डिवाइड बाय r² मतलब ऑर्बिट के डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू मास, उसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से यदि देखेंगे तो मास ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ सैटेलाइट ये कैंसिल हो गया, तो और रेडियस को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो r और r का स्क्वायर कैंसिल हो। तो फाइनली यदि देखेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Gm डिवाइडेड अपॉन r, और ऑर्बिटल वेलोसिटी यदि यहाँ से निकालेंगे दिस विल बी रूट ओवर ऑफ कैपिटल G
कैपिटल M डिवाइड बाय R। तो ये फॉर्मूला आ गया, ये आ गया। बट R को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? स्मॉल r दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द कैपिटल R प्लस H। ये वाला इक्वेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो उस फॉर्मूले को यदि हम मान लो पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ GM और ये हो जाएगा R प्लस ऑफ H। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा, यानी जितना दूर ऑर्बिट रहेगा, स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी उतना कम होगा। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होने का हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जितना दूर ऑर्बिट है स्पीड उतना कम है, तो उसको घुमाने के लिए हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, सो द ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट विल हैव अ लेस वैल्यू इफ द हाइट इज मोर, यानी दूर वाले ऑर्बिट में जिस स्पीड से सैटेलाइट घूमेगा वो कम स्पीड से घूमेगा, और जो इस अर्थ के सरफेस के क्लोज है वो सैटेलाइट को ज़्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा। यानी हाइट जब कम हो गया तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ से याद रखना है। अब यदि मान लो कुछ सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही क्लोज है, तो ऐसे सैटेलाइट को हम नियर अर्थ सैटेलाइट बोलते हैं। The satellite which is very much close to the earth surface, that is known as near earth satellite। तो अभी के लिए नियर अर्थ सैटेलाइट के लिए कुछ वैल्यू डिराइव करके देखते हैं कि सिचुएशन कैसा रहेगा। सो वी हैव नाउ नियर अर्थ सैटेलाइट, ये एक स्पेशल केस है, नियर अर्थ सैटेलाइट, यानी वो सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत ही क्लोज है उसी को बोलते हैं क्या? नियर अर्थ सैटेलाइट। इसका कंडीशन क्या है? सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज है, इसका मतलब ये हाइट क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज है, मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है। सो इफ द सैटेलाइट इज वेरी मच क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इन दैट केस द हाइट विल बी कंसिडर्ड एज अ जीरो। और हाइट यदि जीरो हो गया तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं R इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R, और आप बोल सकते हो कि हाइट की वैल्यू की अप्रॉक्सीमेटली कितना है? जीरो, मतलब बहुत ही कम है। बेसिकली जीरो होगा मतलब सरफेस को टच कर देगा, तो घूमेगा कैसे? तो थोड़ा सा जस्ट सरफेस के ऊपर है, यानी रेडियस के कंपैरिजन में हाइट बहुत ही छोटा है। तो वैसे केस में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला होगा वो यहाँ से कुछ नियर अर्थ सैटेलाइट के लिए फार्मूले कुछ इस तरह से आएंगे। ऑर्बिटल स्पीड दैट विल बी रूट ओवर ऑफ GM, और स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो रूट ओवर GM बाई R, ये इतना आ गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा यदि हम कैलकुलेट करें वैल्यू को एग्जैक्टली, तो ये ऑर्बिटल स्पीड है इज इक्वल टू GM इक्वल टू, हमेशा याद रखेंगे, ये हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी बताया था कि G और कैपिटल M दिस इज ऑलवेज इक्वल टू G इंटू R स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है हमेशा, यानी GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर। ये सिचुएशन हम हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल g R स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन R। तो R स्क्वायर और R कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या पता चल रहा है? दिस इज इक्वल टू रूट ओवर GR। अब हमें G की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि ऑलरेडी पता है, अभी के लिए मान लेते हैं 10 ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू हम निकाल रहे हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, यदि 100% करेक्ट कंसिडर करें G की वैल्यू 9.8 तो अलग आंसर आएगा, बट अभी के लिए 10 ले रहे हैं। और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ये होता है 6400 किलोमीटर, जो कि होगा 6.4 10⁻⁶ मीटर। ओके, तो ये इतना हो गया। अब 6.4 इंटू 10 करेंगे तो 64 होगा, और 64 जब रूट के बाहर आएगा तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर कैसे लिख रहे हैं? तो 8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, 6 जब बाहर आएगा रूट से, इतना मीटर पर सेकेंड हुआ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है कितना? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में सैटेलाइट 8 किलोमीटर तक जाना चाहिए। इतना ज़्यादा स्पीड रखना पड़ेगा सैटेलाइट को यदि अर्थ के बहुत ही क्लोज रखना है तो, यानी द सैटेलाइट विच इज वेरी मच क्लोज टू द अर्थ सरफेस, इन ऑर्डर टू मेंटेन देम वी नीड टू प्रोवाइड 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड टू द सैटेलाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे यदि मान लो G के जगह पे आपने यदि 9.8 ले लिया तो वो भी करके हम दिखा देते हैं, अदरवाइज आप बुक में देख के कंफ्यूज हो जाओगे। तो कई बार यहाँ पे G की जो वैल्यू है वो 9.8 लिया रहता है, तो वो 100% करेक्ट एक्चुअली वही लेना चाहिए। तो अब कैलकुलेशन में यदि 9.8 ले लिए और अर्थ का रेडियस हो गया 6.4 10⁻⁶ मीटर, तो वैसे केस में ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आता है दैट इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके,
और इसको आप अप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। ओके, तो ये इतना ज़्यादा स्पीड होता है किसका, ऑर्बिटल स्पीड फॉर अ नियर अर्थ सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत ही क्लोज है उसके लिए स्पीड इतना ज़्यादा होना चाहिए। और यही रीज़न है कि अर्थ को, या हम ट्राई करते हैं कि सैटेलाइट जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर रह सके उतना अच्छा होगा। बट यदि दूर है तो उससे प्रॉब्लम भी ये है कि मान लो हम वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउड वगैरह का यदि हमें इमेज लेना है सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट यदि बहुत ही दूर है तो इमेज उतना क्लियर नहीं आएगा। तो जब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पास रखने के लिए हमें स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा दूर यदि रख दिए तो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होगा ग्राउंड स्टेशन से वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो दोनों की ऑप्टिमम वैल्यू बेसिकली हमें एक लेना पड़ता है। अब समझते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का तो फार्मूला आ गया √/gm/r। तो इस वेलोसिटी की वजह से ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी स्पीड की वजह से ½ mv² की वजह से उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, बट एनर्जी में आगे बढ़ने से पहले कुछ और पैरामीटर हम डिराइव कर लेते हैं जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। सो द सेकंड पैरामीटर विच वी नीड टू डिराइव दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, यानी कोई भी सैटेलाइट यदि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, एंड दैट्स नॉन एज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, जिसको कैपिटल T से लिखेंगे। ओके, तो फिर से हम ऑर्बिट ड्रॉ कर रहे हैं। सो वी हैव दिस ऑर्बिट, ये अर्थ हो गया आपका, और अर्थ के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। सो अभी के लिए सिचुएशन मान लेते कुछ ऐसा है। द सैटेलाइट इज मूविंग इन द ऑर्बिट विथ अगेन ऑर्बिटल स्पीड। डेटा तो सारा वही रहेगा, अब भी रेडियस को स्मॉल r से लिख रहे हैं, यानी सेंटर टू ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r, और अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R। अब यहाँ पे बार बार हम अर्थ बोल रहे हैं, तो अर्थ का मतलब ये नहीं है कि ये सारे फार्मूले अर्थ के लिए ही वैलिड है। किसी दूसरे प्लैनेट के चारों तरफ भी यदि कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए भी ये सारे कॉन्फ़िगरेशन या ये सारे फार्मूले डिराइव या सेम फार्मूले एप्लीकेबल है। ओके, यहाँ पे भी यदि आप मान लो इसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कहने का मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस ऐसे रोटेट करते हुए उसी पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। टू टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द प्लैनेट दैट इज नॉन एज टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। और जिस स्पीड से ये घूमता है उसका स्पीड का फार्मूला हमें पता है। सो वी ऑलरेडी नो द फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव सर, अभी अभी हमने डिराइव किया था ऑर्बिटल स्पीड, तो हम डायरेक्ट टाइम पीरियड लिख रहे हैं। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल, तो कैपिटल T इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, यदि पूरा सर्कल कवर कर दिया तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2πr, और जिस स्पीड से ये घूम रहा है दैट इज नॉन एज ऑर्बिटल स्पीड, तो 2πr/v दैट विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। ओके, सो टाइम पीरियड दैट विल बी 2πr डिवाइड अपॉन ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड किसी भी सैटेलाइट का अभी हमने डिराइव किया था, सो दैट वाज नथिंग बट √gm/r। ओके, अब क्या करेंगे, ये r नीचे का नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, सो द टाइम पीरियड द फार्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस, यानी 2π हो गया, r हो गया, और ये बन जाएगा √r डिवाइडेड बाई gm। ओके, अब ये जो r है ये जब रूट के अंदर जाएगा तो r² हो जाएगा, और पहले से r अंदर में बैठा हुआ है तो टोटल हो जाएगा r³। तो टाइम पीरियड का फार्मूला यदि यहाँ से लिखें तो ये हो जाएगा 2π, और हमें क्या मिलेगा यहाँ से √r³/gm, और यही फार्मूले बेसिकली हमें याद रखने हैं। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड यानी पूरा चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है दैट विल बी 2π √r³/gm। बट याद रखेंगे अगेन r दैट इज नथिंग बट कैपिटल R प्लस ऑफ h, तो यहाँ पे r के जगह पे आपको हमेशा बार बार याद रखना है दैट इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट, अभी के लिए अर्थ है, प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट, यानी ऑर्बिट से कितने हाइट पे हमारा सैटेलाइट है। सो दिस हाइट इज बेसिकली आवर h। ओके, तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा, जहां भी स्मॉल आएगा आपको याद रखना है वहां पे r प्लस h होने वाला है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अब इस फॉर्मूले का मैजिक क्या है, यहां से बेसिकली कैप्लर्स थर्ड लॉ प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा, तो इस इक्वेशन को यदि मान लो हमने थोड़ा सा स्क्वायर कर दिया है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ यदि हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या होने वाला है सिचुएशन आप बता सकते हो। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर टी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और राइट साइड में हमारा क्या बचेगा, 2 पाई का स्क्वायर कर दिए, सो 4 पाई स्क्वायर, ओके सर। और रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, सो दिस विल बी आर क्यूब डिवाइड बाई जी एम। तो जी एम को हम इधर सेपरेट करके रख दे रहे हैं। द रीजन बीइंग ये पूरा जो टर्म है ये पूरा कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मास ऑफ द प्लैनेट है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और इसी को हमने बोला था क्या, केप्लर्स थर्ड लॉ। सो दिस इज नथिंग बट प्रूफ ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ। सो दिस इज केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, ओके। तो यहां से वो प्रूफ हो गया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या फिर यहां पे सेमी मेजर एक्सिस ना बोल करके हमने सर्कुलर ऑर्बिट लिया है तो सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस का क्यूब है। तो ये पूरा कहानी याद रखेंगे रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अब आते हैं, बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कई बार आपसे पूछ देगा। टाइम पीरियड तो आपको यहां से पता चल गया, ये हो गया टाइम पीरियड, बट कई बार आपको यदि क्वेश्चन में कहीं फ्रीक्वेंसी पूछ दिया तो आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट 1 बाई टाइम पीरियड कर देना है। तो इधर इस साइड में लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा देगा, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जो आपको टाइम पीरियड पता है जस्ट उसी को उल्टा कर देना है, तो यहां से आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो 2 पाई इसको उल्टा कर देंगे, यानी फॉर्मूले कुछ इस तरह का हो जाएगा, दिस विल बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ जी एम डिवाइडेड अपॉन आर क्यूब। सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट, ओके। तो ये पूरा कहानी था, हमने 2 चीजें निकाला, पहला निकाला ऑर्बिटल स्पीड रूट ओवर जी एम बाई आर, और दूसरा निकाला टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब बाई जी एम, और फ्रीक्वेंसी पूछा तो जस्ट इसी को हम उल्टा कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, कि किसी भी सैटेलाइट का टोटल एनर्जी कितना होता है। सो दैट इज नॉन एज अ एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव दैट इज एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, यानी किसी भी सैटेलाइट का एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी कहने का मतलब यहाँ पे 2 एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को ही ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स कंसिडर दिस इज द अर्थ, और इसके चारों तरफ इस ऑर्बिट में हमारा अभी के लिए द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विथ सम वेलोसिटी v नॉट विच इज नॉन एज ऑर्बिटल स्पीड। तो ये सैटेलाइट हो गया, और ये सैटेलाइट v नॉट स्पीड से ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। ऑर्बिट का रेडियस वगैरह आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट दैट इज स्मॉल r, यानी जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसके रेडियस को स्मॉल r से लिख रहे हैं। अर्थ का जो रेडियस है, या जो प्लैनेट, जिस प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है उस प्लैनेट का जो रेडियस है दैट इज अ कैपिटल R, एंड द हाइट ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू स्मॉल h। तो स्मॉल h, तो फिर से वही कहानी रहेगा, स्मॉल r दैट विल बी कैपिटल R प्लस ऑफ h। ये कहानी है, हमें निकालना है किसी भी सैटेलाइट का टोटल एनर्जी कितना होता है। तो एक तो होगा पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सो पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा U से लिखते हैं, हालांकि आप PE से भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमेशा 2 मास सिस्टम के बीच में। यहाँ पे भी 2 मास है, एक तो अर्थ है हमारा, उसका मास है कैपिटल M, और दूसरा सैटेलाइट है, उसका मास है स्मॉल m। तो जब भी 2 मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी पूछा, खासकर जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, तो वो हमेशा आता है कितना, g m1 m2 बाई r, बट माइनस साइन के साथ। सो माइनस जी mm बाई r हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय r, g m1 m2 बाय r, यही होता है हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। बात यदि करें काइनेटिक एनर्जी का, सो विल हैव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, और ये हमेशा होता है, काइनेटिक एनर्जी को मान लो अभी के लिए ke से लिख रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कई सारे बुक में केवल k से भी लिखा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ mv²। सो हाफ m वेलोसिटी, यहाँ पे जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं दैट इज नॉन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर।
अब वैल्यू को प्लग कर रहे हैं, सो हाफ m, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने देखा था, दैट वाज रूट ओवर ऑफ gm डिवाइड अपॉन r। ओके, m याद रखें, दिस वाज द मास ऑफ द प्लैनेट, और यहाँ पर जो m लिख रहे हैं दिस इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया यहाँ से, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये gm बचेगा, सो g कैपिटल M और ये स्मॉल m डिवाइड अपॉन नीचे आ जाएगा 2r। तो ये निकल गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में रहने वाला है। ओके, बात यदि करें अब टोटल एनर्जी कितना होने वाला है, सो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, सो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो टोटल एनर्जी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो टोटल एनर्जी को मान लीजिए ई से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखें। ओके, तो दोनों को यदि ऐड करेंगे तो दोनों कॉमन सेंस से हमें दिख रहा है, हालांकि एक बार ऐड करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हमारा जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रहा है माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r। तो यहाँ से यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से देखें तो ये है 1/2, सो 1/2 दिस इज इन प्लस, और यहाँ पे है 1/1, मतलब ये बेसिकली दो टर्म का क्या है, एडिशन है, या हालांकि आप gmm/r को कॉमन लेके भी यहाँ से देख सकते हो। सो नेट एनर्जी, जो टोटल एनर्जी यहाँ से आएगा, सो दैट इज इक्वल टू नेट एनर्जी या टोटल एनर्जी की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। सो दैट एनर्जी इज नथिंग बट दिस टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, दैट इज gmm/2r माइनस gmm/r। तो ये 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ आ जाएगा, सो टोटल एनर्जी इज माइनस gmm डिवाइडेड बाई 2r। तो टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आ गया, द नेट वैल्यू और टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी इज नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी नेगेटिव हो, इसका मतलब उसने कर्ज लेके रखा है। कर्ज लेके रखा है कहने का मतलब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये जो सैटेलाइट है ये इससे बाउंडेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़ के रखा है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने सैटेलाइट को पकड़ के रखा है, सैटेलाइट कैन नॉट मूव एनीवेयर इन द स्पेस। तो ये क्या है, बेसिकली बाउंडेड है। सो इफ द सैटेलाइट इज बाउंडेड टू द अर्थ, देन दैट नेगेटिव साइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन केस ऑफ द टोटल एनर्जी। ओके, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन मीन्स सैटेलाइट इज बाउंडेड, सैटेलाइट इज बाउंडेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, बाउंडेड मतलब क्या, वो बंधा हुआ है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड ने उसको पकड़ के रखा है, वो भाग नहीं सकता। ओके, आजाद नहीं हो सकता। तो इसको यदि हमें आजाद करना है, जैसे मान लो इसका टोटल एनर्जी मान लो -5 जूल है, तो ये कहीं भी नहीं जा सकता। जैसे आपने बैंक से लोन लेके रखा है 10 करोड़ 15 करोड़ मान लो ऐसा तो आप देश छोड़ के नहीं भाग सकते। ओके, तो आपको वीज़ा वगैरह बहुत सारे फॉर्मेलिटी को करना पड़ेगा, तभी आप बाहर जा सकते हो। उसी तरह से ये टोटल एनर्जी जो है सैटेलाइट का नेगेटिव है। सो इट कैन नॉट मूव एनीवेयर इन द स्पेस एक्सेप्ट रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ ही घूमता रहेगा, अर्थ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड ने इसको क्या किया है, पकड़ के रखा है। इट इज बाउंडेड टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। या किसी दूसरे प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो वो प्लैनेट उस सैटेलाइट को पकड़ के रखेगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब यदि इतना ही एनर्जी इस सैटेलाइट को हमने दे दिया, मतलब ये बेचारा अभी लोन में चल रहा है, गरीबी में है, इसको यदि उतना ही प्लस वैल्यू ऑफ एनर्जी दे दिया, मतलब इसके पास -5 जूल है, 5 जूल का कर्ज है इसके पास, और इसको हमने बाहर से दे दिया +5 जूल ऑफ एनर्जी, तो इसका पूरा लोन खत्म हो जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ एनर्जी 0 हो जाएगा। और नेट वैल्यू ऑफ एनर्जी 0 हो गया, इसका मतलब नाउ द सैटेलाइट विल हैव द कैपेबिलिटी टू मूव एनीवेयर इन द स्पेस। अब वो फ्री हो जाएगा, नाउ इट विल बी नो मोर बाउंडेड। तो कम से कम इसको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना इसका नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी है। तो -5 जूल यदि टोटल एनर्जी है किसी सैटेलाइट का, तो +5 जूल यदि एनर्जी हमने उसको दे दिया, दैट इज द मिनिमम। मैक्सिमम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, +50 भी दे सकते हैं, बट मिनिमम हमें +5 देना पड़ेगा। इस केस में जो एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, मिनिमम जितना उसका नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव देने से सैटेलाइट फ्री हो जाएगा। इट विल हैव द कैपेबिलिटी टू मूव एनीवेयर इन द स्पेस एक्सेप्ट, और उस प्लैनेट को छोड़ के वो कहीं भी जा सकता है, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा।
इसीलिए बोलते हैं कि उस एनर्जी को, जितना मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ेगा सैटेलाइट को फ्री करने के लिए, दैट इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो यदि हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, बाइंडिंग मतलब बंधे हुए को आजाद करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ रहा है, तो -gmm/2r इतना है नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी, और इतना ही एनर्जी यदि हमने इस सैटेलाइट को दे दिया तो वो हो जाएगा +Gmm/2r, और यही प्लस वैल्यू ऑफ एनर्जी को बोलते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो BE से लिखते हैं एंड दैट्स कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? यदि डिफिनेशन पूछा तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। कम से कम उतना वैल्यू ऑफ एनर्जी जो कि उसको फ्री कर देगा, फ्री कर देगा मतलब नेट वैल्यू ऑफ एनर्जी को जीरो बना देगा। तो -gmm/2r है और इसको +gmm/2r देंगे तो नेट वैल्यू ऑफ एनर्जी सैटेलाइट का जीरो हो जाएगा। टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और नेट वैल्यू ऑफ एनर्जी यदि जीरो हो गया सो दैट एनर्जी इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन भी लिख देते हैं। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, इधर लिख देते हैं बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी required to free the satellite, to free the satellite, यानी एक सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड से, टू फ्री द सैटेलाइट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड या फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से यदि फ्री करना है, जिस फोर्स ने इसको पकड़ के रखा है उससे यदि फ्री करना है तो मिनिमम इतना एनर्जी इसको देना पड़ेगा एंड दैट इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द सैटेलाइट, टू फ्री इट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर किसी अदर प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री करने के लिए जितना एनर्जी दे रहे हैं दैट इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो ये था टोटल एनर्जी की कहानी। अब टोटल एनर्जी में यदि हमें याद रखना हो टोटल पूरा फॉर्मूले तो हम याद रख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और साथ ही साथ बाइंडिंग एनर्जी। तो उन सारे फॉर्मूले को यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि आपने फॉर्मूले क्या क्या देखा। पहला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया -GMM/2r, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दूसरा निकला आपका काइनेटिक एनर्जी जो कि निकला कितना, +GMM/2r, और तीसरा निकल गया आपका टोटल एनर्जी दैट इज नॉन एज व्हाट, -GMM/2r। तो ये तीन फॉर्मूले रिलेटेड टू द एनर्जी वी नीड टू रिमेंबर, और इसको जब प्लस बना देंगे तो यही बन जाएगा क्या, हमारा सैटेलाइट का टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वैल्यू ऑफ माइनस एनर्जी दैट इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मान लेते हैं अभी के लिए क्वेश्चन इस तरह से है कि एक सैटेलाइट जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांजिट किया, यानी दिस वाज द अर्थ और ये आपका अर्थ है, इसके चारों तरफ जो सैटेलाइट अभी रिवॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स कंसिडर इनिशियल ऑर्बिट इज दिस वन, यानी एक सैटेलाइट इस ऑर्बिट में पहले रिवॉल्व कर रहा था, ये लोअर ऑर्बिट है। ओके, तो इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और कुछ देर के बाद यही सैटेलाइट हायर ऑर्बिट में चला गया, यानी ऊपर वाले किसी ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया जिसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ऑर्बिट। सो दिस वाज द इनिशियल, यानी एक सैटेलाइट ये यहाँ से मूव करके इससे ट्रांजिट होके ये दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है। दिस सैटेलाइट वांट्स टू मूव टू दिस ऑर्बिट, ये सैटेलाइट मूव करके इस ऑर्बिट में चला गया। तो लोअर एनर्जी, लोअर आप बोल सकते हैं ये एटम के जैसा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जैसा है एग्जैक्टली। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, उसी तरह से एक सैटेलाइट यदि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन टू दिस एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा, जब एक सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव किया, सो व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट विल हैपन टू एनर्जी, व्हाट विल हैपन टू एनर्जी। और एनर्जी कहने का मतलब यहाँ पे काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी। तो व्हेन द सैटेलाइट, व्हेन अ satellite moves from lower orbit, moves from
लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट यानी उसका हाइट बेसिकली चेंज हो गया। तो पहले जिस ऑर्बिट में था, लेट्स कंसिडर फॉर देम द रेडियस वाज r1, और जब बाद में ये दूसरे ऑर्बिट में चला गया तो उसका जो रेडियस है दैट इज r2। सो इस केस में सारे एनर्जी पैरामीटर के साथ क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते ही इसका एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो वही एनर्जी हमें यहाँ बताना है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो लोअर से हायर में जा रहे हैं तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आर की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ओके, आर इंक्रीज होने का मतलब बाकी सभी पैरामीटर के साथ क्या होने वाला है, तो आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आप बोलोगे घट जाएगा, बट माइनस साइन है, पोटेंशियल एनर्जी घट गया, इसका मतलब क्या, नेगेटिव में घट गया। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया, नेगेटिव साइन है ना। तो आर बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, कम हो गया, बट माइनस में कम हो गया। माइनस में कम हो गया इसका मतलब पहले -5 था, अब हो गया -2, तो इसका मतलब ये एक्चुअली में बढ़ गया ना, -5 से -2 ज़्यादा है, नेगेटिव साइन है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की यदि बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आर बढ़ गया, तो आर बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, और यहाँ तो माइनस है नहीं, यानी कम ही होने वाला है। और टोटल एनर्जी की यदि बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होगा, फिर से माइनस साइन आ गया, तो आर बढ़ने से ई घट जाएगा, बट माइनस साइन होने की वजह से अपोजिट होगा, यानी बढ़ना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव का बेसिकली इतना रोल है। ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो नेगेटिव साइन का ये इंपॉर्टेंस है हमारा। ओके, आगे मूव करते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अब देखते हैं कि सैटेलाइट अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ पर्टिकुलर सैटेलाइट के बारे में हमें जानना है, जिसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस सैटेलाइट, जिसमें हमारा पहला जो सैटेलाइट है दैट इज नॉन एज जीएसएस सैटेलाइट, यानी उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज नॉन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी सैटेलाइट, आप थोड़ा ये स्पेलिंग देख लेना। ओके चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये होता है, यही लिखे है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नहीं तो बोलेगा सर आप गलत लिख दिए स्पेलिंग, कमेंट में लिखना चालू। चलो, क्या था बालक की केजी क्लास में ना बहुत बार एब्सेंट हो गए थे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को शॉर्ट में कई बार इसको जीएसएस सैटेलाइट भी बोलते हैं, जीएसएस सैटेलाइट। ओके, शॉर्ट में जियो का मतलब हो गया अर्थ, स्टेशनरी का मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, और सैटेलाइट का मतलब सैटेलाइट है। तो इस कहानी को थोड़ा ऐसे समझते हैं कि मान लो आप, ये अर्थ है, ओके, सो दिस इज योर अर्थ, आप अर्थ के सरफेस पे हो। ओके सर, सो दिस इज द अर्थ सरफेस, और अर्थ का रेडियस आपको पता है कैपिटल आर है, और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम। ओके, और एक सैटेलाइट जो है वो किसी ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस में बी एनी ऑर्बिट जिसमें एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, अभी के लिए रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो सैटेलाइट समवेयर ओवर यहाँ पे है, ये है आपका सैटेलाइट। ओके, अब कहानी को ऐसे समझते हैं कि मान लो एक दिन आपने क्या किया, आपने अपने फ्रेंड को सैटेलाइट में भेज दिया। ओके, तो आपका फ्रेंड इस सैटेलाइट के अंदर है, और आप जो हो, आप अपनी छत पे अर्थ के ऊपर खड़े होके देख रहे हो, तो ये आप हैं। ओके, सो दिस इज यू, और आप जो देख रहे हो वो मान लो टेलीस्कोप लगा के देख रहे हो ऊपर, और आपका फ्रेंड यहाँ सैटेलाइट के अंदर है। सो दिस इज योर फ्रेंड इनसाइड द सैटेलाइट। ओके, ये आपका फ्रेंड है सैटेलाइट के अंदर, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ओके, सो दिस इज योर फ्रेंड विच इज इनसाइड द सैटेलाइट, और आप सैटेलाइट नीचे से यहाँ टेलीस्कोप से देख रहे हो, आपका फ्रेंड आपको देख रहा है, दोनों बोल रहे हैं हाय बाय कैसे हो। ओके, तो जस्ट अभी जो सिचुएशन है, द मोमेंट व्हेन वी आर सीइंग द सैटेलाइट, जब आप इस सैटेलाइट को, अपने फ्रेंड को देख रहे हो सैटेलाइट को, वो एग्जैक्टली आपके छत के ऊपर है। ओके, ये सिचुएशन है, डन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ भी रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ द सैटेलाइट इज ऑल्सो रोटेटिंग, तो दोनों घूम रहे हैं। तो अर्थ जिस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है दैट इज नॉन एज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, मान लेते हैं वो ओमेगा है, और सैटेलाइट जिस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, लेट्स कंसिडर दैट इज ओमेगा डैश, दैट इज नॉन एज ओमेगा ऑफ द सैटेलाइट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ओके, और यदि हमने बोला
कि सैटेलाइट का स्पीड ज़्यादा है और अर्थ के रोटेशनल के स्पीड से, यानी अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है वो इधर लिख देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी मतलब जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। बट यदि बात करें इसका वैल्यू कितना होगा, तो एक बार जब अर्थ पूरा घूम गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल हो गया 2π, और टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 24 आवर्स। तो 24 इंटू 60 कर सकते हो, और ये जो आया यही आया क्या, इन रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड में। तो 2π मतलब एक बार चक्कर लगाने में जो एंगल हुआ दैट इज 2π, और टाइम कितना लगा एक बार खुद के एक्सिस के अबाउट घूमने में, 24 आवर्स लगते हैं। तो 24 इंटू 60 ये पूरा कहानी हो गया। तो ये रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ आ गया। अब मान लेते हैं सैटेलाइट का जो एंगुलर स्पीड है वो अर्थ के एंगुलर स्पीड से ज़्यादा है, यानी ओमेगा डैश दैट इज मोर देन ओमेगा। तो क्या होगा, आप अपने फ्रेंड को देख रहे हो और उसका एंगुलर स्पीड ज़्यादा है तो वो तो आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, तो वो बोलेगा बाय जाता हूँ मैं अब तो आपका फ्रेंड आगे निकल जाएगा। ओके, उल्टा यदि सिचुएशन हुआ ओमेगा डैश इज लेस देन ओमेगा, तो आप आगे निकल जाओगे, सैटेलाइट पीछे छूट जाएगा। यस और नो, क्योंकि दोनों ही रोटेट कर रहा है, अर्थ भी रोटेट कर रहा है और सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है। तो यदि अर्थ का रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है सैटेलाइट के रोटेशनल स्पीड से, तो सैटेलाइट पीछे रह जाएगा और आप आगे निकल जाओगे। ओके, बट यदि मान लो दोनों इक्वल हो गया, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द सैटेलाइट बोथ आर सेम, इसका मतलब आप साथ साथ रहने वाले हो। ओके, तो कहने का मतलब दोनों एक साथ घूम रहा है, जितने से आप घूम रहे हो आज सैटेलाइट भी उतने से घूम रहा है। तो कुछ देर बाद आप यहाँ पहुँच गए तो सैटेलाइट भी यहाँ पहुँच गया, कुछ देर बाद आप इधर पहुँच गए सैटेलाइट यहाँ पहुँच गया, कुछ देर बाद आप यहाँ पहुँच गए सैटेलाइट यहाँ पहुँच। कहने का मतलब एट ईच एंड एवरी मोमेंट द सैटेलाइट एंड अ प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ वो हमेशा साथ में रहेगा। तो ऐसे सैटेलाइट को ये बोलते हैं जीएसएस सैटेलाइट, ये वाला कंडीशन होना चाहिए। जीएसएस कहने का मतलब जियो स्टेशनरी, अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट यदि रेस्ट में है, यानी मान लो दिल्ली के ऊपर एक सैटेलाइट है और वो हमेशा दिल्ली के ऊपर ही है, इसका मतलब अर्थ का रोटेशनल स्पीड और सैटेलाइट का रोटेशनल स्पीड जरूर ऐसे केस में सेम होगा, तो हमेशा के लिए ईयर टू ईयर 2 साल 3 साल बाद भी वो सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर ही रहेगा, यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ जो है, अर्थ के सरफेस जो लोकेशन है उसके ऊपर रहेगा। तो ऐसे ही सैटेलाइट को बोलते हैं जीएसएस सैटेलाइट, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहना चाहिए सैटेलाइट, तो वैसे सैटेलाइट को बोलते हैं क्या, जीएसएस सैटेलाइट। ओके, तो जीएसएस सैटेलाइट का कंडीशन क्या आ गया, अ सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो डेफिनेशन वाइज आप ऐसे लिख सकते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट with respect to अर्थ, अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में वो सैटेलाइट जो कि रेस्ट में है, दैट सैटेलाइट इज नोन एज अ जीएसएस सैटेलाइट। कंडीशन क्या है फॉर अ सैटेलाइट टू बी अ जीएसएस सैटेलाइट, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यहाँ पे आप याद रख सकते हो क्या क्या कंडीशन होगा। एक सैटेलाइट को यदि जीएसएस सैटेलाइट बनना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनना है, खासकर अर्थ के सरफेस के चारों तरफ मूव करने के लिए, तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट होगा, सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, सो एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। और एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ कितना होता है, तो अभी बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब 2π डिवाइड बाई 24 आवर्स इंटू मिनट इंटू सेकेंड, सो इतना होता है, रेडियन पर सेकेंड में है ये, इट इज इन रेडियन पर सेकेंड, तो ये इतना होना चाहिए। अब यदि मान लो सैटेलाइट का एंगुलर स्पीड सेम है, तो एंगुलर स्पीड सेम है तो टाइम पीरियड भी तो सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू 2π बाय ओमेगा होता है। तो आप यहां से बोल सकते हो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट दैट मस्ट बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, सो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन का, और ये कितना होता है 24 आवर्स होता है। तो 24 आवर्स होना पड़ेगा किसको,
24 आवर विल बी, यानी 24 घंटे में ये सैटेलाइट भी एक चक्कर लगा देगा। यानी वो सैटेलाइट जो जीएसएस सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूम जाएगा 24 आवर्स में, एग्जैक्टली इन द सेम टाइम एज द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो वो सिचुएशन है। अब यदि ऐसे केस में आपको बोला है कि जीएसएस सैटेलाइट का हाइट कितना होता है, तो वो आप फार्मूले में पुट करके निकाल सकते हो, क्योंकि आपको टाइम पीरियड जीएसएस सैटेलाइट का पता है और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√r³ डिवाइड बाई gm। ओके, तो यहां से जस्ट इसको 24 आवर्स के इक्वल पुट करेंगे, 24 × 60 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके g की वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ भी पता है आपको, मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg। तो ये r की वैल्यू आ जाएगा, और यहां से जब हम r की वैल्यू निकालते हैं, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द जीएसएस सैटेलाइट, वो ऑर्बिट जिसमें जीएसएस सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका जो ऑर्बिट है, ये जब हम वैल्यू निकालते हैं, सो दिस अप्रॉक्स कम्स आउट टू बी, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली जो आता है हमारा, ये आता है 42,000 किलोमीटर, यानी 42,000 किलोमीटर अप्रॉक्स इतना आता है। कई सारे बुक में 42,400 वगैरह भी लिखा जाता है, बट आप इतना याद रखना 42,000 किलोमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द जीएसएस सैटेलाइट। बट यदि हाइट की बात करें, जीएसएस सैटेलाइट के हाइट की बात करें, यानी अर्थ के सरफेस से कितना हाइट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अर्थ के रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल रेडियस में से अर्थ का रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हाइट निकल जाएगा। तो इसमें से यदि हमें हाइट निकालना हो जीएसएस सैटेलाइट का, सो फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द हाइट। और इसमें क्या करना है, जस्ट अर्थ के रेडियस को माइनस करना है। अर्थ का रेडियस होता है 6,400 किलोमीटर, तो यहाँ से आपने यदि 6,400 किलोमीटर को माइनस कर दिया तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ से माइनस करके देख लो आप, 42,000 में से 6,400 को कैंसिल कर दिया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, तो 35,000 आई थिंक, यस 42,000 में यदि 7,000 कंसिडर करते तो कितना आता, 35,000, बट 35,000 7 ना करके 600, यस दिस विल बी 35,600 किलोमीटर। और कई बार इसको अप्रॉक्स कई सारे बुक में 36,000 किलोमीटर भी लिखा रहता है। ओके, तो ये सब डेटा आप ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब जनरली हम राउंड ऑफ में याद रखते हैं, तो आप 36,000 किलोमीटर भी याद रख सकते हो, या एग्जैक्ट याद रखना है 35,600 किलोमीटर। सो द हाइट ऑफ द जीएसएस सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से जो हाइट होता है जीएसएस सैटेलाइट का, वो होता है कितना, 36,000 किलोमीटर या फिर 35,600 किलोमीटर। So these data basically we need to remember related to the situation of GSS सैटेलाइट। एक तो एंगुलर वेलोसिटी याद रखना है, दूसरा टाइम पीरियड अर्थ के बराबर होता है, और तीसरा ऑर्बिट का रेडियस 42,000 और हाइट जो होता है वो 36,600 किलोमीटर। दैट्स द क्या, द हाइट ऑफ द जीएसएस सैटेलाइट। अब कई बार आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द जीएसएस सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल स्पीड यदि निकालना हो, जीएसएस सैटेलाइट कितने स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आपको आर की वैल्यू अभी पता है, ऑर्बिटल स्पीड के फार्मूले में आपको जस्ट पुट कर देना है। तो ऑर्बिटल स्पीड, इसका फार्मूला होता है √g m/r। सो g पता है, m मतलब अर्थ का मास पता है 6 × 10⁻24, r भी पता है 42,000 किलोमीटर, हालांकि उसको मीटर में पुट करना है। और ये वैल्यू जब हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। सो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। सो लेट मी राइट दिस, यहाँ से जो आता है अप्रॉक्सीमेटली दिस इज किलोमीटर पर सेकेंड में कितना, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही कम है। नियर अर्थ सैटेलाइट के लिए जब हमने निकाला था तो यह आया था 7.9 यानी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और जीएसएस सैटेलाइट के लिए कितना है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी बहुत ही कम होता है क्या, स्पीड। और ये रीजन है कि 42,000 किलोमीटर की हाइट पे है अर्थ के सेंटर से, या 36,000 किलोमीटर की हाइट पे है ये जीएसएस सैटेलाइट, और बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ऑर्बिटल स्पीड कम लगेगा, क्योंकि दूर होने से ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यदि कम है तो ऑब्वियसली स्पीड को कम रखना पड़ेगा। तो इट इज़ ईजी टू मेंटेन द सैटेलाइट एट अ हायर ऑर्बिट, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ही कम है। सो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ जीएसएस सैटेलाइट। इसी तरह से एक और सैटेलाइट है जिसका नाम है पोलर सैटेलाइट। So next satellite which we have, a special purpose satellite, that is known as a polar satellite. So polar satellite. Polar satellite का मतलब, ये जो GSS सैटेलाइट हमने पहले बताया उसमें याद रखना है कि GSS सैटेलाइट हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है।
तो वो भी यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। जो जीएसएस सैटेलाइट, मान लो ये अर्थ का अर्थ है, ओके, सो जीएसएस सैटेलाइट बेसिकली रिवॉल्व्स इन द पोलर ऑर्बिट, यानी ये अर्थ है तो जीएसएस सैटेलाइट हमेशा पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, यानी वो कुछ इस तरह के ऑर्बिट में, लेट अस ड्रॉ, लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन, ओके, यस, हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते हैं। जीएसएस सैटेलाइट ऑलवेज रिवॉल्व्स इन द इक्वेटोरियल प्लेन, यानी वो जो अर्थ का इक्वेटर है उस प्लेन में, अर्थ का इक्वेटर कहने का मतलब ये जो अर्थ है ना, इसका जो ये डिस्क है, वो डिस्क जिसका एरिया मैक्सिमम है, दैट डिस्क या दैट प्लेन इज नॉन एज इक्वेटोरियल प्लेन, तो उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में घूमता है कौन? जीएसएस सैटेलाइट। सो जीएसएस सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन द इक्वेटोरियल ऑर्बिट, यानी इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट में जीएसएस सैटेलाइट घूमेगा। सो ये जो आपका सैटेलाइट है, दिस इज अ जीएसएस सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इसका रेवोल्यूशन हमेशा कौन से ऑर्बिट में होगा? दिस ऑलवेज रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट विच इज जस्ट अबव द इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर वाले रीजन में ये घूमता है। बट दूसरा जो सैटेलाइट है दैट इज अ पोलर सैटेलाइट, और पोलर सैटेलाइट जो है वो पोल वाले ऑर्बिट में घूमता है, मतलब इस ऑर्बिट में ऐसे चारों तरफ घूमता है, पोल टू पोल, तो उसी को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। सो पोलर सैटेलाइट, लेट मी ड्रॉ द पोलर सैटेलाइट ओवर हियर। तो पोलर सैटेलाइट डायग्राम में ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है, इस ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता है कौन? द पोलर सैटेलाइट। सो पोलर सैटेलाइट इज ऑलवेज रिवॉल्व्स फ्रॉम पोल टू पोल, यानी इस ऑर्बिट में ऐसे चारों तरफ घूमेगा। सो लेट मी ड्रॉ द 3D डायग्राम, वो कुछ इस तरह से घूमता है, इस ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते हैं। सो ये क्या है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस पोल में जो सैटेलाइट घूमेगा, सो दो सैटेलाइट इज बेसिकली नॉन एज द पोलर सैटेलाइट। सो हियर वी हैव, दिस इज अ पोलर सैटेलाइट, तो इस सैटेलाइट का नाम है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट मतलब द सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स फ्रॉम अ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द अर्थ, पोल के चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट को, ऊपर से नीचे ऐसे सैटेलाइट को ही क्या बोलते हैं हम? पोलर सैटेलाइट। ओके, आगे मूव कर जाते हैं। तो ये पूरा कहानी था जीएसएस सैटेलाइट या फिर पोलर सैटेलाइट, स्पेशल पर्पस सैटेलाइट भी इन सारी सिचुएशन को बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि देर इज अ टर्म कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है उसका फॉर्मूला भी हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं। सो नेक्स्ट टर्म विच वी हैव दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को VE से लिखते हैं, E का मतलब यहाँ पे हो गया एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बेसिकली क्या है? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगेन वी हैव दिस अर्थ सरफेस ओवर हियर। अर्थ के सरफेस पे यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन वाइज यदि मतलब देखें तो एस्केप मतलब वो स्पीड जिससे ऑब्जेक्ट कभी वापस नहीं आएगा। जैसे जनरली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं तो कुछ दूर तक ऊपर जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 होता है, और फिर क्या होता है वापस वो ऐसे नीचे आ जाता है। बट वो स्पीड एक ऐसा स्पीड जिससे उसको फेंकने से वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मान लेते हैं यहाँ तक है, और हमने इतना ज़्यादा स्पीड से अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को फेंका कि वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके स्पेस में चला गया, यानी किसी दूसरे प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चला गया, या इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दिया। सो दैट स्पीड जिसमें ये जस्ट इस सरफेस को या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा, एस्केप कर जाएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा, तो ऐसे स्पीड को ही बोलते हैं एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी, तो उसी का हमें जस्ट फार्मूला डिराइव करना है। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। सो डेफिनेशन वाइज व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी सर? मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, velocity provided to the object, provided to the object such that it escapes the gravitational field of the planet. It escapes the gravitational field of the planet. Gravitational field of
the planet is known as escape velocity, is known as escape velocity, escape velocity. ओके, तो ये सिचुएशन जैसी जस्ट ये डेफिनेशन याद रखेंगे. अब यहाँ पे एक टर्म है मिनिमम, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देना है. मिनिमम स्पीड है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है. बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो ऑब्वियसली बाहर जाएगा. मिनिमम मतलब जस्ट सरफेस को या जस्ट फील्ड के बाउंड्री को क्रॉस किया है इसने. सो मिनिमम टर्म है. अब ये कैसे निकालते हैं? तो ये निकालने के लिए बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे यदि रखा हुआ है तो उसका एस्केप वेलोसिटी, अर्थ के सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको कितनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा जिससे वो एस्केप कर जाएगा, वो निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट का सबसे पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं. तो मान लेते हैं देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल, यानी उसके सरफेस के ऊपर है. एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के पास कितना होगा जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर है. सो लेट्स कंसिडर वी हैव एनी ऑब्जेक्ट विच इज एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उसका पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं. और अर्थ का सरफेस पे रखने का कहने का मतलब हुआ कि इस सरफेस या इस रेडियस जो है ऑब्जेक्ट का, या जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो अर्थ के सरफेस के रेडियस के बराबर हो जाएगा. सो दिस रेडियस यानी सेंटर टू सेंटर, ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर के मास के सेंटर, जो कि एक छोटा सा मास अर्थ के सरफेस पे रखे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m और इसका मास है कैपिटल M. ओके, सो इन दैट केस वी नीड टू फाइंड फर्स्ट व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द मास विच इज एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, तो उसका टोटल एनर्जी सबसे पहले निकालते हैं. और टोटल एनर्जी यदि हमें निकालना है इस मास का तो वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल लिखना पड़ेगा. सो नाउ फर्स्ट वी आर फाइंडिंग टोटल एनर्जी. ये इसके वेलोसिटी निकालने के लिए इतना हम निकाल रहे हैं. टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल एनर्जी कितना है वो पहले हम निकालते हैं. ओके, तो टोटल एनर्जी को E से लिख रहे हैं. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे पहले रेस्ट में रखा हुआ है तो इसका ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, तो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया. सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो मास सिस्टम के बीच में जो फॉर्मूला है दैट इज माइनस जी m1m2 बाय r. सो जी m1 मीन्स अर्थ का मास, m2 मीन्स ऑब्जेक्ट का मास, डिवाइड अपॉन r. सो दिस इज r. सो माइनस जी m1 m2 अपॉन r. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एग्जैक्टली ऑन द अर्थ सरफेस एट रेस्ट. अब इस ऑब्जेक्ट को हमें उठा के अर्थ के सरफेस से फेंकना है. तो फेंकने का मतलब है इसमें हम काइनेटिक एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दिया. सो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू दिस ऑब्जेक्ट सच दैट इट विल नेवर कम बैक, और ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा. जितनी वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं उस वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये बाहर निकल जाएगा, ये वापस नहीं आएगा. तो वापस नहीं आएगा कहने का मतलब ये जो एस्केप वेलोसिटी हमने दिया ये उतना ही काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा जितना इसका नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी है. यानी बेसिकली हम इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक रहे हैं तो इसको हम फ्री कर दे रहे हैं. फ्री करने का मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल एनर्जी हम जीरो बना दे रहे हैं. पहले इसका टोटल एनर्जी नेगेटिव था और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी को जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है उसका बाइंडिंग एनर्जी. तो इस ऑब्जेक्ट का जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन था मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द ऑब्जेक्ट सच दैट इट इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन द स्पेस. तो बाइंडिंग एनर्जी जो है इसी का प्लस वैल्यू ऑफ एनर्जी हो जाएगा. सो प्लस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड अपॉन r. तो यही प्लस वैल्यू ऑफ एनर्जी हो गया. और यहाँ पे अभी के लिए r जो है वो कैपिटल R है, हालांकि आप यहाँ कैपिटल R भी लिख सकते हैं, बट इस सिचुएशन को हम स्मॉल r से अभी डिनोट कर रहे हैं ताकि हमारा जनरल फार्मूला निकल जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे भी हो सकता है. तो स्मॉल r के टर्म में लिख रहे हैं. अब बाइंडिंग एनर्जी को यदि हम टोटल देखें यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी किस एनर्जी के टर्म? बाइंडिंग एनर्जी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट जिससे ये एस्केप कर जाएगा. अब वो एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे बोलेंगे ये एनर्जी लो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है.
एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब है उसमें वेलोसिटी प्रोवाइड कर देना। एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है तो उसमें वेलोसिटी ला दो। ओके, रॉकेट में यदि हमें मान लो वेलोसिटी या एनर्जी प्रोवाइड करना है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, रॉकेट लॉन्चर से उसको लॉन्च करके उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट को यदि बाइंडिंग एनर्जी देना है, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी टू फ्री दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए इसको लिखेंगे हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। और कौन सा वेलोसिटी? ऑब्वियसली वो वेलोसिटी जिससे ये एस्केप कर जाएगा, नाम है एस्केप वेलोसिटी। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू जी एम एम डिवाइड अपॉन आर। ओके, सो एम और एम ये वाला पैरामीटर हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारा एस्केप वेलोसिटी का यदि फॉर्मूला आप देखो तो ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 जी एम डिवाइड बाई आर। ओके, ये हम बार बार स्मॉल आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे भी हो, तो कुछ हाइट पे है तो भी फॉर्मूला वही रहेगा, और यदि अर्थ के सरफेस पे तो स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर की वैल्यू लिख देंगे। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की यदि बात करें कि इसके वेलोसिटी कितना होगा, सो फ्रॉम अर्थ सरफेस या ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम इसके वेलोसिटी निकाल रहे हैं जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो वहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 जी एम डिवाइड अपॉन कैपिटल आर। अब ये सारी वैल्यू को यदि हम प्लग कर दें यहाँ से और फाइनल वैल्यू यदि फाइंड करें तो इसके वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ, यदि सभी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, सो 2 पुट करेंगे, जी एम को हटा के आप जी आर स्क्वायर लिख दो तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो रूट ओवर ऑफ 2 जी एम को हटा के जी आर स्क्वायर लिख दिए डिवाइड अपॉन आर। ओके, आर स्क्वायर और आर हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 2 जी कैपिटल आर। अब ये वैल्यू सारी पुट करते हैं अर्थ के सरफेस के लिए, तो 2 जी की वैल्यू जो कि आप जानते हैं 9.81, और रेडियस ऑफ अर्थ जो कि है 6.4 10⁶। ओके, और ये सारे सभी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आ रहा है। ओके, तो ये सारे जो वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सरफेस पे है उसको यदि हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है तो मिनिमम उसे हमें एनर्जी देना पड़ेगा, या मिनिमम हमें उसे वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हालांकि ये सॉल्व करने के बाद पूरा मीटर पर सेकेंड में आएगा, बट उसको जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर पर सेकेंड में होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। यानी ऑब्जेक्ट में इतना ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करना है कि वो एक सेकेंड में, पर सेकेंड में 11.2 किलोमीटर तक मूव करना चाहिए। इतना ज़्यादा स्पीड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो एस्केप कर पाएगा। ओके, और रॉकेट सारे केस में इतना वेलोसिटी प्रोवाइड ना करके इससे थोड़ा सा कम करते हैं, जिससे वो लॉन्च करने के बाद अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहे। तो ये पूरा कहानी था रिलेटेड टू द एस्केप वेलोसिटी, द वेलोसिटी और द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोजेक्टेड सच दैट इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। अब यदि बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमने दो तरह की वेलोसिटी निकाला, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर द सैटेलाइट और दूसरा निकाला एस्केप वेलोसिटी। दोनों के फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पे देखें और दोनों के फॉर्मूले में रिलेशन फाइंड करें, सो दिस मस्ट बी द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड, सो रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड यानी v नॉट का मतलब या vo का मतलब हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी और ve का मतलब हो गया एस्केप वेलोसिटी। तो दोनों में क्या रिलेशन है? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको ऑलरेडी पता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जो फार्मूला हमने निकाला था, सो दिस वाज vo इक्वल टू रूट ओवर ऑफ gm बाई स्मॉल r, ये था। और एस्केप वेलोसिटी हमने अभी अभी निकाला, सो एस्केप वेलोसिटी, और ये फार्मूला आया था कितना, ve से लिखे थे इसको, और ये आया था रूट ओवर ऑफ 2gm बाई r, सो 2gm डिवाइड अपॉन r। अब इसको एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी दैट इज रूट 2 को हमने आउट कर दिया और जो बचा वो है रूट gm बाई r, सो दिस इज रूट gm डिवाइड अपॉन r। और रूट gm बाई r ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, सो एस्केप वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, रूट 2 की वैल्यू 14 आप याद रख सकते हैं, यानी 1.414, तो ये इतना होता है
दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। कौन ज्यादा है? तो ऑब्वियसली एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स है ऑर्बिटल का, यानी एस्केप ज्यादा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम है। और ये ऑब्वियस है, ऐसा होना ही चाहिए। एस्केप करने के लिए ज्यादा वेलोसिटी है और ऑर्बिट में घूमने के लिए कम वेलोसिटी। अब इससे रिलेटेड एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एस्केप वेलोसिटी से ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी कितना परसेंट ज्यादा है? हाउ मच परसेंट the escape velocity is more than the orbital velocity? So question was like this: how much percent escape velocity, percentage में बताना है, how much percent escape velocity is more than orbital velocity, is more than ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो यदि देखें तो वो सॉल्यूशन में ही आंसर है हमारा, बेसिकली इस रिलेशन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो एस्केप वेलोसिटी ये हमारा कितना निकला? ये निकल गया आपका √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। √2 की यदि बात करें, सो व्हाट इज √2 सर? √2 का मतलब 1.414 ये होता है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इस चीज़ को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ 0.414 एंड दैट टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो इसके वेलोसिटी जो है वो क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया ऑर्बिटल प्लस ऑफ क्या बन जाएगा 0.414 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये हो गया कितना ज़्यादा है, ऑर्बिटल से कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है मतलब 0.141 ज़्यादा है। परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, सो दिस इम्प्लाइज कितना परसेंट ज़्यादा है, यहाँ से आप बोल सकते हो इसका मतलब हो गया 41.4% ज़्यादा है। 0.141 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज बन जाएगा। सो कितना परसेंट ज़्यादा है ऑर्बिटल से, कितना ज़्यादा है एस्केप, तो कितना ज़्यादा है 41.4% ज़्यादा है। सो इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार लॉजिकल पूछे जाते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूले में भी आंसर छुपा रहता है। सो दिस वाज द रिलेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। साथ ही साथ याद रखें एस्केप वेलोसिटी जो है वो किसी एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है। आप किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करो, यानी अर्थ के सरफेस से, तो उसका एस्केप वेलोसिटी सेम रहने वाला है। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल एट विच वी आर प्रोजेक्टिंग। मतलब ये अर्थ सरफेस है, आप इधर फेंको या इधर फेंको या इधर फेंको, हर एक के केस में इसके वेलोसिटी सेम रहने वाला है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल विद द सरफेस एट विच वी आर प्रोजेक्टिंग इन ऑर्डर टू एस्केप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये पूरा कहानी था रिलेटेड टू द एस्केप वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी स्टार सैटेलाइट वगैरह का, तो वो हम सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, बस इतना ही आई थिंक काफ़ी होगा रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन। जैसे सैटेलाइट, और यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में पोलर सैटेलाइट, और इसके अलावा फिर सारे टर्म्स का हमने बेसिकली रिलेशन फाइंड किया। ओके, सो विल एंड ओवर हियर एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इसको देख रहे हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।